हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का मोटिवेशन है, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी। मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी। मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगी तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हम लोग आज से सभी विषयों के जितने विषय हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्ट जो हैं, उनका मैं सोच रही हूँ कि एक-एक हजार प्रश्नों को करवा दूँ। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज फिर सभी विषयों को पढ़ेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कैसे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और जब प्रश्नों को कर लेंगे उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। ये जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज डिस्कस करके पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग सार संग्रह 1000 प्रश्नों का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे और ये 10 वीडियो ऐसे ही आएगी ताकि 1000 प्रश्न पूरा हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कोशिश करिएगा कि कर दूं। और बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और कमेंट करेंगे तो हमें मतलब समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ना कैसे चाह रहे हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देखेंगे। चलिए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। संपूर्ण भारत का भूगोल सार संग्रह 1000 प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद। यदि प्रश्न आ जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है तो 7वां लगाएंगे। यदि जनसंख्या की दृष्टि से दे देगा कि भारत का कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत की हम लोग स्थिति देख लेते हैं। मैप में ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो दिया है इधर बंगाल की खाड़ी होती है, बाहर भारत के इस साइड में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर होता है और दक्षिण में हिंद महासागर होता है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत के को किस देश से अलग करता है? तो जो भारत है, यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यदि हम लोग भारत की मैप बना लेते हैं तो जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, हम लोग भारत का रफली मैप बना लेते हैं समझने की व्यू से। हम लोग कलाकार नहीं बनना है, हम लोग को समझना है। मान लीजिए कि भारत का पिक है, तो भारत का उत्तर से जो उत्तर ऊपर बताएं उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है और दक्षिण से पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो मान लीजिए भारत का स्थिति है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनमें से मध्य अंडमान सबसे बड़ा महाद्वीप है भारत का। प्रश्न दिया है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है?
तो मैं बताई हूँ कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है। मैं प्रश्नों को बार-बार इसलिए दोहरा रही हूँ, इसलिए व्याख्या कर रही हूँ ताकि आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोग याद करने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप रेगुलर बेस पे देख लेंगे, आपके लोगों के दिमाग में ये कांसेप्ट बैठ जाएगा और प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। यह है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां था, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था विश्व में भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है ये भारत का क्षेत्रफल। अब विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत में पूछेगा तो लगभग 17%। यदि स्थान पूछेगा तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत दूसरा स्थान पे है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है। कर्क रेखा, जो मैं कर्क रेखा के बारे में बताई हूँ, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जाती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो राज्यों से गुजरती है उसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, यह एक ट्रिक अच्छा है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो कर्क रेखा से किन राज्यों से होकर गुजरती है कभी नहीं गलत होगा। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। मैं ज़्यादा अंदर प्रश्नों के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं इसको व्याख्या सहित जब प्रश्नों को कवर कर लूँगी तो टॉपिक वाइज व्याख्या करके अच्छा से पढ़ाऊँगी। पहले प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न परीक्षा में आते कैसे हैं। पहले प्रश्नों को, उनके नेचर को समझ लीजिए, उसके बाद जब पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के दिमाग में बढ़िया से बैठेगा। दिया है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है 0 अंश और हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है। भारत का अंतिम छोर 8 अंश 4 मिनट है। 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है भारत का स्थिति उत्तरी अक्षांश में। तो कितना किलोमीटर है? तो जो यहाँ से दूरी है इक्वेटर से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। नहीं समझ में आया तो एक बार और दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है 0 अंश और भारत की स्थिति यहाँ पर है 8 अंश 4 मिनट। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, जो भारत ये मतलब ऊपर से नीचे तक जितना है स्थलीय सीमा, जलीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि का मतलब इसका केवल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब यह भारत के कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित, मतलब मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर था और द्वीपों सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो समुद्र के तट किनारे स्थित भारत के राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? एक बार और देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न देख लें। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे समुद्र तट रेखा लंबी है। ये गुजरात है, यहाँ जो समुद्र तट के किनारे है सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। भारत की असल सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की असल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे है। लगभग बांग्लादेश की 4036 किलोमीटर है लंबाई। जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा देश की सबसे ज़्यादा लगती है वो है 4036 किलोमीटर है। 4036 किलोमीटर है, सीमा बनाता है भारत के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारत का कौन सा भूभाग भाग प्राचीन है? तो भारत का रफली मैं बना रही हूँ, सही से नहीं बन पा रहा है, बस समझने के लिए बना रही हूँ। ये प्रायद्वीप भारत, वही हिमालय भारत है, अभी इसमें मैदानी भारत है। तो सबसे प्राचीनतम भाग ये प्रायद्वीपीय पठार है, सबसे प्राचीनतम भाग ये है, उसके बाद हिमालय वाला है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान है। सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? हमारा जो भारत है, इस पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और कुछ अवैध रूप से चीन द्वारा कब्जा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीतकालीन मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। और ग्रीष्मकालीन मरुस्थल राजस्थान, शीतकालीन लद्दाख। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देख लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये 0 अंशांश है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत की स्थिति मैं बताई हूँ यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। प्रश्न दिया है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित प्रायद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता क्या होती है? तो द्वीप और प्रायद्वीप, आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जैसे ये भारत का ये वाला भाग प्रायद्वीप कहलाएगा, ये तीनों ओर से जल से घिरा है। और द्वीप का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और जो अरब सागर में स्थित द्वीप है, जो लक्षद्वीप है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अरब सागर में स्थित द्वीप यानी लक्षद्वीप के बारे में कहा जा रहा है, वह प्रवाल से बने हुए हैं, क्योंकि जो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है वो प्रवालों से निर्मित है, मूंगा चट्टानें हैं। प्रवाल या मूंगा एक समुद्री जीव होता है और उसका खोल, जो उसका जीव का मतलब शरीर होता है, जब मरते हैं तो एक पर एक इकट्ठा होते जाते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया का निर्माण कर देते हैं। उसी एरिया पर लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसलिए वह एक प्रवाल द्वीप कहलाता है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारत के कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर म्यांमार है, भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों का एक ट्रिक है अरुण नमामि। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुण नमामि। 2 ट्रिक दे दी हूँ, वैसे कोशिश करूंगी जो ट्रिक बन सके उन ट्रिकों को मैं अपने सेशन में इंक्लूड करूंगी। आप लोग इन ट्रिकों के माध्यम से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो दूर हो जाएगा। आप इस ट्रिक से आसानी से भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। अरुण नमामि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको लिख करके 4 से 5 बार मैप से और कॉपी पर लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इधर की अन्नाईमुड़ी है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? यानी उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्र भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, इसे ही काला पानी का नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। जब स्वतंत्रता से पहले जब लोग मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में जब सजा दी जाती थी तो काला पानी की सजा दी जाती थी। वहां पे कैदियों को भेज दिया जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रखा गया है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान और सीमा
को स्पष्ट करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पष्ट करता है? तो सिक्किम है। सिक्किम की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं जो प्रश्न पढ़ा रही हूँ कोशिश कर रही हूँ कि इसको मतलब मिनिमम छोटा सा क्लास में मैप के माध्यम से इनको सभी को डाउट क्लियर करूँगी। इस वो तो टॉपिक वाइज आएगा, लेकिन यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैप का भी क्लास एक दिन मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी इसके बाद। यदि चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, तभी मैं उसको मतलब मैप वाली क्लास लाऊँगी। यदि नहीं कमेंट करेंगे तो मैं नहीं ला पाऊँगी। उसके बाद कुछ समय बाद लाऊँगी। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पष्ट करता है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन-कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। मैकाल पहाड़ कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में था। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है। दक्कन का पठार होगा यहाँ पे। पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक बार और देख लेते हैं, दक्कन का पठार कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। जबकि मैकाल का पहाड़ छत्तीसगढ़ में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तटों पर स्थित है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों के तटों पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है, वो 1896 ईस्वी में निर्धारण की गई थी। तो पहले जो पाकिस्तान है वो भारत का ही भाग था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की वो सीमा रेखा है डूरंड रेखा, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद वो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो सीमा रेखा निर्धारण करती है। और भारत के साथ अफगानिस्तान का केवल 106 किलोमीटर सीमा लगा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और सबसे बड़ी तटीय झील जो चिल्का झील है ओडिशा में स्थित है। खारे पानी की झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील वो इंदिरा सागर झील है। मेरा सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसके साथ लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और सपोर्ट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? गरसुप्पा या जोग जलप्रपात जिसे गरसुप्पा जलप्रपात को ही जोग जलप्रपात कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा नदी हिमालय से निकलती है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गमित होती है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से ही नर्मदा नदी निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती हैं, जो सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है बंगाल की खाड़ी में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या बूढ़ी गंगा कहा जाता है।
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य में कावेरी जल विवाद है। प्रश्न नंबर 61 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध? ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना भाखालांगल परियोजना है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना। इसका भी ट्रिक है, टिटिहरी भाभी, टिटिहरी भाभी, टिटिहरी से टिहरी हो जाएगा और भा से भागीरथी और भी से भिलंगना। टिहरी बांध दो नदियों के संगम पर बना है। टिटिहरी भाभी मतलब टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गाडविन आस्टीन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जबकि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, केटू गाडविन आस्टीन, और ये भारत की चोटी है कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीनतम भारत श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे पर्वत श्रेणी होगा। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 71 नंबर का प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल राज्यों को जोड़ता है। जो जिला दर्रा किस राज्यों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। दर्रों से भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये सब जो प्रश्न है परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो मई जून महीने में आता है और बारिश करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है। मासिनराम और चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? मतलब मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ियों की कीप आकार की आकृति की वजह से वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ये मानसून एक बार टीजीटी की परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया था। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पति है। भारत किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। 86वां प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहते हैं, बाघ परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, वो कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत के किस राज्य में राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? फसल 3 प्रकार की होती है। फसल कंसेप्ट बता देती हूँ। फसल 3 प्रकार की होती है। एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है और एक जायद की फसल होती है। तो रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, और खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि आते हैं। जबकि जायद की फसल में ककड़ी, खीरा ये सब आएंगे। तो खरीफ की फसल जो ठंडी में काटी जाती है, बरसात में बोई जाती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि हैं।
और रबी की फसल जो अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि हैं। जायद की फसल खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो फरवरी मार्च में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसको काटा जाता है। नगदी फसल कौन सी है? गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है तो प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन के संबंध में ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से भारत में अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आज का लास्ट प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? तो अप्सरा है, 1956 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में आएगा अगला मतलब 101 से 200 तक का प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके यहाँ मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसके साथ साथ लाइक करिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले और ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँच सके जिसको ज़रूरत हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके ये भी बताइएगा ज़रूर कि मेरा सेशन कैसा रहा, आप कैसे किस प्रकार से पढ़ना चाह रहे हैं। और यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसको कमेंट में जाकर अवश्य बताइएगा। मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी कंटेंट तैयार करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसमें कुछ त्रुटि न रहे। यदि त्रुटि रह भी जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।